हेलो क्लास, वेलकम। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1857। देखिए, जैसे आपको लेक्चर 9 में मैं बताने जा रहा हूँ कि 1857 के बाद कैसा सिचुएशन था इंडिया का और क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन कैसे आया और क्या होने लगा। तो इससे पहले 1857 रिवोल्ट हमने पढ़ी, जिसमें ब्रिटिशर्स की रूट हिल गई बिल्कुल। उन्हें लगा कि यार अब तो बहुत गड़बड़ हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकेपेबिलिटीज पता चली, तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी नेक्स्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट किए देने। तो उसमें इन्होंने पहला किया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसीज क्या हुई, कस्टम्स में क्या गए, सब करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1857 में क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में इसको 1 नवंबर 1858 को पढ़ा और इन्होंने कहा कि अब इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और सारी पावर अब कौन एज्यूम कर लेगा, अब सारी पावर क्राउन के हाथ में चली जाएगी। प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर्ड कि पॉलिसीज ऑफ एक्सेशन, प्रिंसली स्टेट जो अभी तक एनेक्स किए जा रहे थे अब उन्हें एनेक्स नहीं किया जाएगा। अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, अब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या होता था, आपको बता दूं, 49% इंडिया जो था वो प्रिंसली स्टेट था, 51% ब्रिटिश इंडिया था जब ये बात हो रही थी। तो जो 49% प्रिंसली स्टेट था, इसको अब ये डायरेक्टली गवर्न नहीं करेंगे, ना इसे कैप्चर करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे और उनके सारे राइट्स और ट्रेडिशन जो है इनको ये सिक्योर करेंगे। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं बेटा वो हर एक इंडियन के लिए खोल दी जाएंगी। इसके बाद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1858 आया, जिसमें ट्रांसफर कर दी गई सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबॉलिश कर दिया गया। अब सारी पावर आ गई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडियन। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी बैठेगा इंडियन स्टेट का, जो पूरा इंडिया को, मिनिस्ट्री एक तरह से छोटी सी बैठेगी जो सारे काम करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट सच एज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक तरह से एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ के। और इसे अल्टीमेट पावर मिल गई इंडिया की पार्लियामेंट में रहते हुए ब्रिटिशर्स को। इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल अभी भी रहेंगे, गवर्नर जनरल में कोई चेंज नहीं हुआ, बट उन्हें एक टाइटल और दिया गया वॉइस रॉय का, जो क्वीन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया और लॉर्ड कैनिंग बेटा पहले वॉइस रॉय बने। इसके बाद वॉइस रॉय जो थे इनको स्टेटस थोड़ा सबऑर्डिनेट स्टेटस आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह वो एग्जीक्यूट करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को कंट्रोल करते थे एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद बेटा क्या हुआ, जो अब रूलिंग अथॉरिटी है वो कहाँ पे बैठी है, लंदन में बैठी है। तो इससे क्या हो गया, इंडस्ट्रीज, मर्चेंट्स और बैंकर्स इन सबको हेल्प मिल गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्फ्लुएंस डालें। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिएक्शनरी काम करने लगी। अब क्या होगा, लिबरलिज्म जो था वो खत्म कर दिया गया, उदारवादिता बिल्कुल नहीं रह गया इन लोगों के लिए। इंडियन एक्ट जो 1858 था, गवर्नर जनरल के पास खुद की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और वो डिस्कस करेंगे सारे मैटर और मेजोरिटी ऑफ वोट की होगी। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी, जिससे वो इन डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसने प्रपोज किया मेकिंग लॉज, कैपेसिटीज बढ़ी, इंपीरियलिज्म और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बढ़ा। ठीक है, इनमें पर्पस था, लॉज मेकिंग सब करते थे, इसको इंपीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते थे। गवर्नर जनरल के पास ऑथराइजेशन था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 के बीच में कोई भी मेंबर रख सकता है। इसमें कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे। जो नॉन ऑफिशियल है उसमें इंडियन और इंग्लिश कोई भी हो सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में स्टार्ट कर दिया, उसने सबको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद कोई स्पेशल पावर नहीं थी, वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी और कोई कंट्रोल इनका बजट पे नहीं था। डिस्कस कर सकते थे, पर वो मर्जी पर है कि वो फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई भी बिल पास होता था वो एक्ट तब तक नहीं बनता था जब तक गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उसे डिसअलाउ कर सकता था, जब तक उसमें गवर्नर जनरल के साइन नहीं होते। नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स एडेड बट डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडियन व्यू, ये कभी इंडियन व्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। दे वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल हु चूज मोस्टली रिएक्शनरी प्रिंस और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब यहाँ पर क्या, रिप्रेजेंटेटिव की तरह चूज तो करते थे, पर प्रिंसली स्टेट से प्रिंस को चूज कर लेते थे, या कोई रिटायर्ड ऑफिसर जो ऑलरेडी इनके लिए लॉयल होता था उसे चूज करते थे। चार्ल्स वुड बेटा पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। इंडियन काउंसिल बिल 1861 ने कहा कि ऑल एक्सपीरियंस टीचर्स अस वेयर द डोमिनेंट रेस रूल अनदर द मिडलेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज डिस्पोटिज्म।
इसके बाद बेटा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ। तो ब्रिटिश हैज डिवाइडेड इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस इनटू प्रोविंसेस। 3 थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन्हें प्रेसिडेंसीज बोला गया। गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसे क्राउन सीधे अपॉइंट करती थी। और इसके बाद जो बाकी थे इनके पास ज्यादा राइट्स और पावर थी, इनको छोड़ के बाकी प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर होते थे, वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था। फर्स्ट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस का स्टार्ट हुआ लॉर्ड मायो के टाइम पे 1870। इन्होंने कहा एक फिक्स इनकम दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने फिर अगली बार ये किया कि कुछ फिक्स इनकम प्रोविंस को दी जाएगी पूरी इनकम में से। तो अब क्या होगा, अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, जर्नल, प्रोविंस और दोज हु डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड प्रोविंस। तो ये जर्नल हो गया, एक प्रोविंस हो गया, एक स्टेट एंड प्रोविंस में डिवाइड होने वाला। अब दिस चार्ज दिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। इसने कोई भी हेल्प नहीं की इसके लिए कि गवर्नमेंट इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें। दे वर ओनली टू कट डाउन द एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज रेवेन्यूज। इनके पास सिर्फ एक ही काम था कि एक्सपेंसेस को कम करें और रेवेन्यूज को कैसे बढ़ा पाए। देखिए एक ट्रेडर कंपनी थी, इनके पास लालच था और वो लालच बंद नहीं करना चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने कुछ ऐसे ही किया जो किसी को समझ में ना आया। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करो बेटा, लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। इनका रेजोल्यूशन 1882 है जिसने रेडिमेंट्री काइंड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाए, जहां पे अर्बन रूरल बॉडीज have the majority of non-officials and were possible and wherever possible there could be the election। मेजोरिटी होती थी जहां पॉसिबल है वहां इलेक्शन होते थे। चेंजेस इन आर्मी, जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी रिकॉग्नाइज की गई 1858 के बाद, तो उसमें बहुत चीजें चेंज कर दी गई। अब 2 के साथ एक इंडियन आर्मी मैन के साथ या कहीं पर 1 या 2 इंडियंस के साथ एक ब्रिटिशर था और कहीं पे 2 से 5 इंडियंस थे और उसके साथ ब्रिटिशर्स था। तो बंगाल में 2 पे 1 था और मद्रास और बॉम्बे में 5 पे 1 था। इसके बाद यूरोपियंस ने यह भी डिसाइड किया कि जो की मिलिट्री पोजीशंस हैं और ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वहां पे यूरोपियन ही रहेंगे। आर्टिलरी जो थी 20th सेंचुरी में, टैंक्स, आर्मर्ड कॉर्प्स, ये सारी यूरोपियंस के हाथ में रहेगी। टिल 1914 किसी भी इंडियन को सूबेदार से ऊपर की रैंक नहीं दी जाती थी। डिवाइड एंड रूल का बेसिस बन गया कास्ट के लिए, तो रिलीजन में, कास्ट में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई कास्ट वाइज। इसके बाद इन्होंने एक फ्रैक्शनल स्टार्ट किया, मार्शल एंड नॉन मार्शल। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया जिन्होंने रिवोल्ट में पार्ट ली थी उन्हें नॉन मार्शल बोला, उसे रिक्रूट करना इन्होंने बंद कर दिया। बट पंजाबीज, गोरखास एंड पठान्स जो इनको सपोर्ट करे तो उन्हें मार्शल बोला गया और उनको रिक्रूट करने लगे। कास्ट बेस्ड हो गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा होने लगा, सब अलग अलग नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस होता था और न्यूज़पेपर और जर्नल इंडियन आर्मी में पढ़ने को नहीं दिए जाते थे। सिविल सर्विसेज की बात करें तो बेटा सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा रोल था। 1853 के एक्ट में आया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्ड होंगे लंदन में एनुअली ओपन। सत्यनाथ टैगोर पहले आईएएस ऑफिसर बने, आईसीएस ऑफिसर बने जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसके बाद इंडियन को बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी क्योंकि पहले तो एग्जाम लंदन में होता था, वहां पर इंग्लिश मीडियम होता था, दूसरा उसमें क्लासिक, ग्लीन और रैटिन आती थी जिसके लिए कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद इन एडिशन मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री वॉज ग्रेजुअली रिड्यूस, पहले 23 थी उसके बाद 59 तक, उसके बाद इसको घटा के 1878 में कर दिया गया 19। अब और हार्ड हो गया। अदर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पब्लिक वर्क, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, पोस्ट्स, टेलीग्राफ, फॉरेस्ट, इंजीनियरिंग, कस्टम, लेटर, रेलवेज, इन सब में हाईली पेड पोस्ट थी और ये सारी ब्रिटिश सिटीजन के लिए रिजर्व थी। अंडर इंडियन प्रेशर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड आफ्टर 1918। एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली दोनों जगह होने लगे, लंदन में भी और दिल्ली में भी। बट इंडियनाइजेशन ऑफ दी सर्विसेज होने के बाद भी पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में नहीं आई। इंडियंस इन दिस सर्विसेज फंक्शन एट द एजेंट, जो इस आईएएस बन जाते थे इस टाइम पे वो ब्रिटिश रूल के साथ ही रहते थे, उनके साथ लॉयल्टी दिखाते थे और इंपीरियल पर्पसेस को ही सर्व करते थे। इसके बाद बेटा रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट की बात करेंगे तो बेटा प्रिंसली स्टेट के साथ इनके रिलेशन अच्छे थे। इन्होंने भाई अपनी पॉलिसी बनाई कि इनको रॉयल रहेंगे ब्रिटिश के साथ, इनको हेल्प करेंगे रिवोल्ट सरप्रेस करने में, जिन्होंने हेल्प की वो सारे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने कहा नेटिव प्लेस हैं, ब्रेक वाटर्स ऑफ द स्ट्रॉम हैं। इसके बाद लॉयलिटी रिवॉर्ड हुई, इनको राइट दे दी गई कि अपने किसी को भी अडॉप्ट करके अपना हायर बना सकते हैं, कोई भी इनकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेगा। ब्रिटिश अंडरस्टूड कि प्रिंसली स्टेट जो है वो हमारे एलाइज रहेंगे तो हमें किसी भी अपोजिशन के टाइम पर सपोर्ट करेंगे।
प्रिंसेस वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटेन एज अ पैरामाउंट पावर, और ब्रिटेन की आर्मी को, ब्रिटेन को ही पैरामाउंट पावर इन्होंने मांगा, एज अ एजेंट ये रूल कर रहे थे। क्वीन विक्टोरिया ने एक टाइटल एज्यूम किया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम जो थे वो डिजरेली थे एंड वाइसरॉय लिटन थे। लॉर्ड कर्जन ने क्लियर कर दिया कि जो प्रिंस रूल कर रहे हैं वो ब्रिटिश क्राउन के एजेंट की तरह रूल कर रहे हैं। पैरामाउंट पावर ब्रिटिश की डे टू डे बढ़ती जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन में रेजिडेंट वहां पे रखे थे। अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसिंग ऑफ द मिनिस्टर, हाई ऑफिसर, सब में, है ना, ब्रिटिशर्स साथ देते तो कभी कभार तो रूलर को भी हटा देते थे, नया रूलर बैठा देते थे। इतना इंटरफेयर वो तब भी कर रहे थे वहां पे। फिर बेटा हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पे आ जाते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात करोगे 1857 की रिवोल्ट के बाद, ठीक है, पॉलिसीज के बारे में बात होनी स्टार्ट हुई, मॉडर्नाइजेशन हो गया इंडिया का। तो इंडियंस में, अब इंडियन मेजर में सोशल रिफॉर्म्स की बातें, इन्होंने कहा भैया इसको अब हम नहीं आगे बढ़ाएंगे क्योंकि विडो रेमेरिज सती सब किया, तो यही मेजर कॉज बना रिवोल्ट का। तो अब इन्होंने जो भी इनकी ऑर्थोडॉक्सी थी उस ओपिनियन से अपने आप को अलग करना स्टार्ट किया। डिवाइड एंड रूल 1858 में इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की, डिवाइड एंड रूल की। प्रिंस को लोगों के अगेंस्ट, प्रोविंस को ग्रुप के अगेंस्ट और हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ा देंगे। इमीडिएटली जैसे ये रिवोल्ट खत्म हुए, मुस्लिम्स को इन्होंने गलत माना और हिंदुओं को फेवर करने लगे। 1870s में पॉलिसी रिवर्स कर दी गई और मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट से दूर रखा गया। एक बुक है इंडियन मुसलमान, हंटर ने लिखी है, उसका एफर्ट्स है। लीडर सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी पॉलिसीज बदलने के लिए। इसके बाद बेटा पॉलिसी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस। भाई एजुकेटेड इंडियंस ने इनका बहुत साथ दिया। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। एजुकेटेड इंडियंस को लगता है ब्रिटिश अच्छे हैं, वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो उन्होंने कोई भी साथ नहीं दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्दी समझ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सब्जेक्ट जल्दी समझ गए, स्क्रूटनी, न्यूज़पेपर, जर्नल, इन सब से कि इनकी आइडियोलॉजी में अब क्या चल रहा है, अब ये क्या डेमोक्रेटिक राइट्स मांगेंगे। क्योंकि अब इंडियंस को भी पता चल गया कि ये जो बाबूज हैं, जिन्हें ये बाबूज बोलते थे, बाबूज, ठीक है, यहाँ पे बेबेज नहीं है, बाबूज है। तो ये जो बाबूज थे बेटा, इनके बारे में इन्हें क्लियर पता चल गया बाबूज को कि ब्रिटिशर्स जो हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसके साथ इनका एलाइड था, ठीक है, प्रिंसेस एंड जमींदार्स के साथ भी, तो वो सारी चीजें चलती रही। तो एजुकेटेड इंडियंस जो पहले भ्रम में थे कि भाई 1857 के रिवोल्ट बार्बरिक लोगों ने की और ये कोई नेशनल मूवमेंट की तरीके से रोल नहीं प्ले करती, वो सारा भ्रम इनका टूटता नजर आता है। क्योंकि एजुकेशन के बाद भी इनको वही सेम ह्यूमिलेशन मिलता है, तो ये भी बाद में साथ देने से मना कर देते हैं ब्रिटिशर्स का। और बाद में फिर आपको पता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आ जाएगी, नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल आ जाएगा। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एजुकेटेड इंडियंस को बाद में पता चलता है। ऑल दो एजुकेशन से इनको आइडियोलॉजीज, वेस्टर्न की, नेशनलिज्म, ये सब पता चलता है। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं इंडियंस को सपोर्ट भी करती है। और ये एजुकेटेड इंडियंस होते हैं बाद में एक गैजेट या जर्नल उठाते हैं और पेड़ के नीचे खड़े होकर पूरे पूरे गांव को सुनाते हैं। तो अगर एजुकेटेड इंडियंस नहीं होते तो शायद आइडियोलॉजीज भी कभी ना फैलती। तो एजुकेशन के लिए जो भी हुआ वो अच्छा था, बट ब्रिटिशर्स ने भी इनका साथ नहीं दिया, वो भी अच्छा था। इनकी जो उम्मीद थी वो टूटी, बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए नेशनल मूवमेंट आगे अच्छा गया। ब्रिटिशर्स को लगा था कि वो एजुकेटेड बाबूस की एक टीम बना देंगे जो क्लर्कियल वर्क संभालेंगे, बट इंडियंस बहुत ज्यादा कीन होते, आईएएस भी बनना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते थे, पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते थे, बुक्स भी लिखना चाहते थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार करना चाहते थे। तो वो बहुत ज्यादा जब पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होने लगे, ये सारी चीजें इनके सामने आने लगी। तो एजुकेशन के लिए भी ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी थोड़ी चेंज हुई। इतना ही बेटा आज के लेक्चर में है। अब हमारा अगला लेक्चर मॉडर्न नेशनलिज्म का स्टार्ट होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हम स्टार्ट करेंगे, चीजें करते चले जाएंगे। मैक्सिमम जितना हो सकता है तो उतना मैंने आपका इस लेक्चर में खत्म कर दिया है। याद रखिए उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल और जरूरी हो। मैं सारी चीजें आपको नहीं बता रहा, तो ध्यान रखिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। देखिए अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है या लगता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी कर रहा हूँ, तो उसका रीजन है जितना शॉर्ट लेक्चर होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है प्लीज डिसलाइक करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस डिसलाइक के नीचे आप कमेंट जरूर डाल दीजिए कि आपने ये डिसलाइक क्यों किया, ताकि मुझे पता हो उसको डिसलाइक क्यों किया गया। देखिए वीडियोस बहुत मेहनत से बनते हैं, इसमें टाइम भी बहुत जाता है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंचे। जब ये लोगों तक पहुंचेगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हम भी और बेहतर कर पाएंगे। दूसरा, सिविल सर्विसेज के लिए हमेशा हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है तो मेल कर दीजिए ताकि हम उसे देखकर आपके लिए कुछ कर पाएं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।